वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, अभी हम बात करेंगे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट नाविक जनरल ड्यूटी के बारे में। हमने एक पुराना वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि आप जो है ना इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी में करियर किस तरह से बनाएं। अगर आप 12th पास हैं, अगर आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या आप ग्रेजुएट हैं, तो आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब उन तरीकों में भर्ती होने में एक तरीका ये भी था कि आप जो आपकी तटरक्षक बल है, जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनमें आप जनरल ड्यूटी के तहत भर्ती हो जाओ, मतलब नाविक जनरल ड्यूटी। अब इसके कई सारे जो है ना इसमें चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हो, कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है आपका, ठीक, इसे ज्वाइन कैसे करना है, इसका जॉब फील्ड कैसी है, आपकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी, आपके प्रमोशन कब होंगे, आपकी ट्रेनिंग कुछ होगी, कितने दिनों की होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में कितने चरण होंगे, तो सारी चीज़ें आपको जानने वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी तो आप तय कर पाएंगे कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए वैल्यूबल है और मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, इसके लिए आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करेंगे, एक एक चीज़ बड़े ही इत्मीनान से देखेंगे नाविक जनरल ड्यूटी के बारे में। अब इसके बाद देखिए जो वीडियो आएंगे वो आपको, जैसे नाविक आपके डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वीडियो आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके नाविक के लिए जो यांत्रिक की वैकेंसी आती है, ठीक है, यांत्रिक की वैकेंसी आती है, उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगा। इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग से वीडियो आएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला में। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें बॉयज़ ही फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ लड़के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए। उम्र है 18 से 22 साल का कोई भी युवा फॉर्म भर सकता है। SC ST वालों को 5 साल की छूट और OBC वालों को 3 साल की छूट आपको यहाँ पर प्रदान की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कक्षा 12 पास होना चाहिए, वो भी किससे, मैथ से और फिजिक्स से, ठीक है। मैथ और फिजिक्स आर द कंपलसरी सब्जेक्ट, जो कि आपके 12th में होने चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ठीक है। पासिंग इन सब्जेक्ट मैथ एंड फिजिक्स इज कंपलसरी, तो ध्यान रहे कि कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको जैसे नाम लग रहा होगा GD, मतलब जनरल ड्यूटी। अब इसमें तो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले सब जाने चाहिए। देखिए नाम इनको बदलना चाहिए कायदे में। GD का मतलब ये होता है जनरल ड्यूटी, और इसमें सारे जो है ना, चाहे आपने 12th आर्ट्स से की हो, कॉमर्स से की हो, BCom की हो, कुछ भी आपने किया हो, जो 12th पास आउट किया हो आपने, तो सारे बच्चे जाने चाहिए। बट ये लोग क्या करते हैं, मैथ्स और फिजिक्स वालों को ही लेते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो साइंस वाले जाएंगे, ठीक है, सिर्फ साइंस साइड वाले ही जा पाएंगे, PCM वाले ही जा पाएंगे। तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी आप ध्यान रखिएगा कि आपको मैथ्स एंड फिजिक्स होनी चाहिए बोर्ड में, मतलब 12th बोर्ड में। अब इसके बाद आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस तरह का रहेगा। सबसे पहले आपका होगा स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, ये स्टेज 1 रहेगा आपका। और इसमें देखिए 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड 2, दोनों का क्वालिफाई होना जरूरी है। सेक्शन 1 में 30 नंबर चाहिए और सेक्शन 2 में 20 नंबर चाहिए, तो टोटल मिनिमम आपको 50 नंबर चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं, और देखिए पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज कंपलसरी। एक में रह गए तो आप रह जाओगे, ठीक है, तो दोनों में पास होना आपका जरूरी है। अब जो सेक्शन 1 है उसमें क्या क्या रहेगा, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे, टाइम आपका 45 मिनट का रहेगा, और क्वेश्चन 60 रहेंगे, जिसमें गणित के 20 रहेंगे, साइंस के 10 रहेंगे, अंग्रेजी के 15 रहेंगे, रीजनिंग के 10 और GK के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 नंबर मिनिमम चाहिए सेक्शन 1 में, और इसका जो लेवल है वो क्लास 10th का लेवल रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा इजीनेस रहेगी, मतलब क्वेश्चनों का जो कठिनता का स्तर होगा वो कम रहेगा। ले वहीं अब सेक्शन 2 ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसका स्तर क्या है कि क्लास 12th की मैथ फिजिक्स आपसे पूछी जाएगी, और यही डिसाइड करता है कि आप जो है ना कितने आगे निकल गए हो। क्योंकि जो सेक्शन 1 है इसमें तो आसान आसान सा रहता है, तो सारे बच्चे मोस्टली अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जो पेपर 2 होता है, सेकेंड सेक्शन जो आपका रहता है, वो थोड़ा टफ रहता है, तो इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा अगर आपने जो है ना CBSE बोर्ड की मैथ्स की बुक पढ़ रखी है आपने 12th लेवल तक की, तो आपको जो ना अलग से, मैं तो कहता हूँ, कोई कोचिंग कुछ लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी के अंदर का आएगा। और बोर्ड के लेवल का ही स्तर रहेगा, बोर्ड से कठिन नहीं रहता। जो आप 12th बोर्ड के एग्जाम में देके आए हो, कठिनता का स्तर वही आपका रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 हैं, और टाइम आपका 30 मिनट है, टोटल क्वेश्चन है 50, ठीक है। सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें मैथ के आपके 25 हैं और 25 आपके फिजिक्स के हैं। इसमें 20 नंबर कम से कम लाइएगा, तभी आप जो है ना रिटन एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की, मतलब स्टेज 1 रिटन एग्जाम की हमने बात कर ली, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें देखिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप तुक्के भी लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के लगाना, शायद सही हो जाए। तो ये चीज़ हो गई, ठीक। और ये जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर रहेगा। आगे देखते हैं।
अब बात आती है स्टेज 2 की। हमने स्टेज 1 रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है। स्टेज 2 में क्या आता है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें कोई नंबर नहीं मिलते हैं, बस पास और फेल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है कि एक तो 1600 मीटर की दौड़ होगी, 20 उठक बैठक होंगी और 10 पुशअप होंगी, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है कि मिनिमम, और ये 1600 मीटर की दौड़ आपकी 7 मिनट में पूरी करनी है। तो ये बहुत आसान होती है, आर्मी की तरह नहीं होता। आपने आर्मी भर्ती अगर नहीं कभी ज्वाइन की है, मतलब नहीं आपने अटेम्प्ट लिया है, तो आप यूट्यूब वगैरह भी देख सकते हो कि उसमें क्या होता है कि जो बच्चे दौड़ाए, मान लीजिए उन्होंने 100 बच्चे का एक बैच दौड़ाया। अब उसमें से उन्हें 10-15 बच्चे ही लेने हैं, तो आगे जो बच्चे आगे 10-15 उन्हें ले लिया और बस पीछे वालों को घर भेज दिया। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 200 बच्चे दौड़े एक बार में, ठीक है, और 7 मिनट टाइम में जितने आ गए सारे ले लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ 7 मिनट के अंतर्गत आता है, तो वो बच्चा ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है ना, जो आगे आगे बच्चे 20-50 उन बच्चों को ले लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 7 मिनट में आप जिससे प्रैक्टिस करो, तो आप 7 मिनट से कम में आने की कोशिश करो। आप जो है ना 6:30 में आने की कोशिश करो, तो आप वहाँ पर थोड़ा टेंशन होती है, ठीक है। आप जाते हो तो 7 मिनट में आ ही जाओगे। ये बड़ी आसान दौड़ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और जो है ना ये आपका पीएफटी हो गया। एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही दौड़ खत्म होगी आपकी उठक बैठक और जो है ना पुशअप तुरंत ही लगवाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको जो है ना दौड़ के आए हो भाई तो थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो, 2 घंटे आराम कर लो, चाय पानी नाश्ता कर लो, फिर उठक बैठक और सिटअप लगाना, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है ना तुरंत ही तत्काल आपको लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये फिजिकल काफ़ी ठीक है, मतलब कोई कठिन नहीं है इसमें, आप आसानी से निकल जाएंगे स्टेज 2 में। जैसे आपका ये हो जाएगा पीएफटी, उसके बाद आपका एक इनिशियल मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जांची परखी जाती हैं। आपका जो फाइनल होगा उसमें सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। इसमें क्या आपकी जैसी हाइट हो गई, ठीक है, वेट हो गया, इसके अलावा कुछ मेन चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेज 3 आता है स्टेज 2 के बाद में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका इसमें मेडिकल एग्ज़ाम जो है ना फाइनल वाला इसमें होगा। इसमें मेन चीज़ यही है कि फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और स्टेज 1, एक चीज़ और बता दूं आपको कि स्टेज 1 होने के बाद में और स्टेज 2 होने के बाद में आपको जो ना एक एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ई एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा स्टेज 3 के लिए, ठीक है। और स्टेज 3 होता है आपका आईएनएस चिल्का में, ठीक है। और ये करीब 2 दिन तक चलेगा आपका स्टेज 3। इसमें क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेडिकल, और जो है ना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके यहाँ से जमा होंगे, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपकी जो भी फॉर्म वगैरह हैं सब यहीं जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो ये लास्ट स्टेज होती है। इसके बाद जो आपकी स्टेज 4 है, इसमें क्या है, सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग बचती है ट्रेनिंग के लिए। इसमें आप जो है ना ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाते हो। तो स्टेज 4 बस यही है कि आपको जो है ना आईएनएस चिल्का में शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेनिंग एट आईएनएस चिल्का, ये जो है ना आपको बस भेजने ही बचा है स्टेज 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या चेक किया था, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए कई बच्चों के कमेंट आते हैं, सर हम चश्मा लगाते हैं, क्या हम जो है कोस्ट गार्ड में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। तो देखिए एक सीधा सा आंसर है, चश्मा लगाते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट चश्मा लगाने के बाद आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं आप चश्मा भी लगाए फिर भी आपको नहीं दिख रहा, तो ये लोग आपको नहीं लेंगे, ठीक है। तो विद ग्लास हो या विदाउट ग्लास हो, आपकी आइज़ जो है ना 6/6 होनी चाहिए। चश्मा लगाते हो तो चश्मे के साथ 6/6, अगर नहीं लगाते हो तो विदाउट चश्मा तब भी 6/6 होना चाहिए। अब देखिए ये आपको कैसे पता चलेगा, आप नज़दीकी कोई आई का आपका जो ना टेस्टिंग सेंटर हो, आप वहाँ पर जाके चेकअप करा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आई साइट कितनी वीक है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ना आपकी मिनिमम जो हाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करने के लिए वो है 157 सेंटीमीटर, परंतु कुछ लोगों को छूट है। अब देखें किस किस को है, जो हमारी 7 सिस्टर है, ठीक है, असम नागालैंड वगैरह, इसमें 152 सेंटीमीटर है तो भी चलेगा। और लक्षद्वीप में 155 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने हाइट और जो है ना विजुअल आपके बताए कि आपकी कितनी होनी चाहिए। तो एक जनरल कैंडिडेट जो है उसकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी कुछ लोग हैं उनको छूट प्रदान की गई है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ नोटिफिकेशन, आपका नोटिफिकेशन कब कब जारी होता है, साल में 2 बार जारी होता है, एक फर्स्ट बैच एक सेकंड बैच। फर्स्ट बैच जून जुलाई में आता है, सेकंड आता है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। सिंपल सा है, साल में 2 बार निकलते हैं।
ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपकी जो है ना, जो जनरल ट्रेनिंग वो 21 दिन की होगी। उसके बाद आपकी जो है ना 6 मंथ की एक और ट्रेनिंग होगी जिसे बोलते हैं सी ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना ट्रेनिंग का मैंने हिसाब किताब बताया। आपकी ये ट्रेनिंग पहले तो 21 वीक की, फिर इसके बाद आपकी 6 मंथ की सी ट्रेनिंग। तो इस तरह आपकी जो है ना ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। और आगे देखते हैं करियर प्रोग्रेशन। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप नाविक बनेंगे, फिर उत्तम नाविक बनेंगे, फिर प्रधान नाविक बनेंगे, फिर आप अधिकारी बनेंगे, फिर आप जो है ना उत्तम अधिकारी बनेंगे, फिर प्रधान अधिकारी, और ये अंतिम है, आप यहाँ से जो है ना रिटायर हो जाएंगे। तो ये आपका करियर प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो नाविक से भर्ती होकर प्रधान अधिकारी तक आप जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि एक बार आप नाविक बन गए, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है प्रधान अधिकारी तक ही बनो। आप जो ना असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हो। आप अपने डिपार्टमेंट में ही फॉर्म भर सकते हो। आपके जो ना इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ICG, ठीक है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर समय समय पर जो है ना असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं। तो आप इसमें फॉर्म भर के इसकी तैयारी करके आप जा सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना हमेशा नाविक ही बने रहें। आप अपना करियर बढ़ाइए, प्रोग्रेस कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए थोड़ा सा, तो आप आगे एक बार जॉब लगने के बाद फिर से आप अपना काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और बड़ी ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपकी सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से एक नाविक की स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है। ठीक है, यांत्रिक जो होता है उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, करीब इसमें 7,000 और जोड़ लो तो शुरुआती सैलरी उसकी 37,000 के आसपास प्रति महीने बैठेगी। हालांकि जो है ना नाविक GD की जो है ना सैलरी थोड़ी सी कम होती है, वो 30,000 के आसपास आपकी बैठेगी। जैसे ही आपका प्रमोशन होता जाएगा, आपकी नौकरी बढ़ती जाएगी, आपकी सैलरी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमने सैलरी की बात यहाँ से कर ली। ठीक है, तो हमने कई चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताई कि जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है उसमें आप करियर किस तरह से बनाएं, वो भी नाविक GD के तौर पर। ठीक है, अब जो अगले वीडियो आएंगे वो डोमेस्टिक ब्रांच के ऊपर रहेंगे और यांत्रिक के ऊपर आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर वीडियो आएंगे। देन आफ्टर जो है ना किसी और टॉपिक को चुनकर उस पर करियर किस तरह से बनाए तो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था हमने कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जो है ना करियर किस तरह से बनाएं, क्या क्या रास्ते हैं, तो आप जाके ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आप नाविक GD में जाओ या आप यांत्रिक में जाओ या आप कौन सा डिपार्टमेंट जो है ना इनका उसमें जाओ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।